इमरान खान ने सितंबर में एहतजाज की कॉल देने का ऐलान किया है, जबकि दूसरी जानिब वफाक पंजाब हुकूमत पर नजरें गाड़े बैठा है। अब देखना है पहले आंख कौन झपकेगा, क्या पहल करने वाला ही सिकंदर कहलाएगा। बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफे और टैक्सेस की भरमार के बाद हुकूमत ने स्लैब सिस्टम भी खत्म कर दिया है। गुज़श्ता 2 महीनों से अवाम में बिजली के बिलों को लेकर बहुत गम गुस्सा है, जबकि खान साहब भी श्रीलंका जैसे हालात का इंदिया दे चुके हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में मुल्क हंगामों की जानिब बढ़ सकता है? प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि जब पाकिस्तान सैलाब में डूबा इंसानों के लिए मदद ढूंढ रहा है, ऐसे में अमेरिका की जानिब से F-16 के लिए मदद पहुंचाने का क्या मकसद है? ये सब होगा आज नजम सिटी शो में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नजम सिटी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सिटी साहब। अस्सलामुअलैकुम सिटी साहब, आज का जो सवाल है ना वो बहुत अहम है, लेकिन मैं पूछ नहीं सकती। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प सवाल किया आपने। इसका जवाब बहुत आसान है मगर मैं दे नहीं सकता। सिटी साहब, मेरा दूसरा सवाल भी बड़ा अहम है, इतना अहम है कि मैं वो भी नहीं पूछ सकती। हाँ, मेरा ख्याल है आपको भी फ़ोन कॉल आई है, मुझे भी फ़ोन कॉल आई है, तो इसलिए अब मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा हूँ ताकि एक थोड़े से इधर हार्ट अटैक हो जाए कहीं। और उसका जवाब यही है कि बहुत अहम सवाल है आपका, और मैं इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ जो आप कह रही हैं, और मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ेगी ऐसे ही। ठीक है, तो यानी आपने इस अहम सवाल का भी जवाब जो है दे दिया है। हाँ, तो मेरा ख्याल से फिर इस पे बात करना आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ। ठीक है, तो मैं दूसरे मौजू पे आ जाती हूँ जो कि आज है इमरान खान साहब की पेशी से मुताल्लिक। तो आज इमरान खान साहब ATC वाले मामले पे GIT में पेश हो गए, आखिरकार पेश हो गए, और उन्होंने अपना बयान जो है वो कलमबंद करा दिया। लेकिन बाद में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और ख़ान साहब ने वही गुफ्तगू कमोबेश की जो वो करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने चीज़ कही, उन्होंने कहा जी मैं इसी महीने कॉल दूंगा, सितंबर साबित होगा और सितंबर से आगे बात नहीं बढ़ेगी, और जब कॉल दूंगा तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दूसरी जानब मरीम नवाज साहिबा की पासपोर्ट हवालगी से मुताल्लिक भी समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में, और उन्होंने बहरहाल दोनों फरीकैन को, विफाक को और नाब को तलब कर लिया, 27 की तारीख दे दी है। तो मेरा सवाल ये है कि 27 तारीख तो उनकी पासपोर्ट से मुताल्लिक मिली है नेक्स्ट पेशी पर, लेकिन क्या उससे पहले खान साहब देंगे ये कॉल, बाद में देंगे, आगे पीछे देंगे, क्या हो रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और इसका जवाब भी नहीं दिया जा सकता, मगर मैं कोशिश करूँगा देने की। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, तो अब बात यह है कि मरियम साहिबा का जो पासपोर्ट है वो तो वापस मिलना ही मिलना है। अब आपको उसका इशारा मिल ही गया। पहले मैंने कहा था कल के प्रोग्राम में कि ज़ाहिर है कि हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, रुकावट जो थी वो अदालत की तरफ से थी। और अब और मैंने ये कहा था कि उन्होंने ये अप्लाई ना किया होता अगर उनको कुछ इस बात की समझ ना होती कि उनको मिल ही जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि अदालत ने फाइनली ये फ़ैसला किया है कि 27 को वो उन्होंने हुकूमत को और नैब को तलब कर लिया है, दोनों फरीक हैं। अब दोनों। तो अब पहले भी हुकूमत ने तो नहीं कहा था, और नैब का तो कोई रोल ही नहीं था, ये तो अदालत ने खुद ही कर लिया था। तो अब अगर इनको बुलाएंगे तो ये कह देंगे आगे से जी हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बिल्कुल, ये आपका फ़ैसला, हम इनको नहीं रोकना चाहते और आप इनका पासपोर्ट इनको वापस कर दें। सो अब क्लियर हो गई बात कि मरीम को 27 तारीख को हो सकता है वो फ़ैसला रिज़र्व कर लें, मगर नैब और हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। इनफैक्ट वो तो कोशिश, उनकी दुआ तो यही होगी कि पासपोर्ट दे दिया जाए, और मेरा ख्याल है कि मरियम अन करीम जैसे ही पासपोर्ट मिलेगा वो लंदन चली जाएंगी। उनके काफ़ी हेल्थ के इश्यूज़ हैं जिनको उन्होंने दबाया हुआ था क्योंकि वो जा नहीं सकती थी और ये ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी कि किसी किस्म की कोई कमज़ोरी है, मगर ऐसी बात नहीं है, बड़ी बहादुर खातून है और उन्होंने बर्दाश्त किया बहुत कुछ। और अब जब मौका मिलेगा तो वो ज़रूर जाएंगी, अपने वालिद से भी मुलाकात करेंगी और वहाँ अपनी पूरी चेकअप भी करवाएंगी। यहाँ प्रॉब्लम चेकअप्स का ये नहीं है कि चेकअप हो नहीं सकती, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग फ़िक्रमंद रहते हैं कि पता नहीं जो लोग चेकअप करेंगे वो क्या करेंगे। तो सारा वक्त खान साहब भी ये कहते हैं मेरी जान को ख़तरा है, और लोग भी बड़े यही कहते रहते हैं। तो इस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट के और एजेंसियों के हाथ बड़े लंबे हैं, तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि जब सियासतदान ऐसी सिचुएशन में हों या कोई सहाफ़ी भी हो
तो वो यही पसंद करेंगे कि बाहर जाके किसी अस्पताल में अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो अपना इलाज कराएं। यहाँ डर लगता है कि पता नहीं रिपोर्ट जो है उसके अंदर कुछ छेड़छेड़ ना हो जाए, पता नहीं वो टीका लगाते वक्त कुछ और ही ना हो जाए। तो ये बिकॉज आपको पता ही है कि इफ़ यू आर एन अपोनेंट तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ के जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं टेक्निकली दे वेरी गुड, मगर यहाँ तो आप जिस किस्म की भी मेडिकल रिपोर्ट चाहें लिखवा लें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ही हैज़ अ राइट टू गो और वो जाएंगी। अब आई बात आपकी कि खान साहब का आपने सवाल पूछ लिया कि क्या खान साहब जो हैं उससे पहले कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे या नहीं करेंगे। अब खान साहब ने तो ये कह दिया है कि जी मैंने कॉल देनी है। अब आप पूछिए कॉल इस महीने कब आएगी। ये हो सकता है कि वो 27 से पहले की कॉल दे दें, हो सकता है वो कॉल दे दें 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 को और आगे करें 29 को, 28 को। मगर उससे वो ये जाहिर करना चाहेंगे कि मेरी कॉल की वजह से मरियम जो है वो छोड़ गई मुल्क, भाग गई, कोट अनकोट भाग गई। तो एक तो ये उनकी जहन में हो सकता है कि ये किया जाए और ताकि मैं नंबर लगा लूँ, मैं कहूँ दौड़ गए। और आपको याद होगा मैंने कहा था आपसे कि यही मौक़िफ़ खान साहब का था जब उन्होंने 25 मई को कॉल दी थी इस्लामाबाद के ऊपर। तो उस वक्त भी गवर्नमेंट के अंदर हलचल हो रही थी, रहना है नहीं रहना, जाना है नहीं जाना। और अगर वो उससे पहले अनाउंस कर देते कि वो जा रहे हैं तो खान साहब ने कहना था वो मेरी धमकी वजह से वो चले गए, भाग गए। अब भी थोड़ा बहुत वो इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे प्रोपेगेंडा को। अब आइए अब पंजाब की भी बात चल रही है ना, आपको पता ही है चल रही है कि जी वो सलाई साहब कह रहे हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं। वहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हम पंजाब लेंगे तो अदम इस्तेकाम जो है वो ख़त्म होगा, सियासी अदम इस्तेकाम। तो अब वो पंजाब भी जो लेना है और देना है वो भी इस महीने ही होना है ना। अच्छा। क्योंकि अगर खान साहब ने कह तो दिया कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई गड़बड़ कर रहे हैं। अब बात यह है कि मोहन सलाई ये कहते हैं कि मेरे नंबर्स पूरे हैं। किसके नंबर्स पूरे हैं? मोहन सलाई की पार्टी के नंबर्स पूरे हैं या पीटीआई के नंबर्स पूरे हैं? अगर तो पीटीआई के नंबर्स पूरे हैं तो उससे तो ख़तरा नहीं है, पीटीआई तो फ्लो क्रॉसिंग नहीं कर सकती। अब मसला अगर क्यू का है तो अगर क्यू के सारे सवाए चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी मोहन सलाई रह जाते हैं और बाकी सारे के सारे बोरी मिश्रा उठ के चौधरी शुजात के पास चले जाते हैं तो ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। तो फिर नंबर्स जो है आज पूरे हैं, कल पूरे नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये वो उस किस्म की चीज़ नहीं है, ये किसी वक्त हो सकता है। तो फिर वो एतमाद किस बेस पे दिलवा रहे हैं खान साहब को कि नंबर पूरे हैं हमारे? नहीं, वो यही कहेंगे, क्या ये कहेंगे नंबर मेरे फारग हो गए ना, ये तो नहीं कहेंगे ना। वो तो आखिरी दम तक यही कहेंगे कि हम डटे हुए हमारे नंबर पूरे हैं। और फिर भी ये ऐलान आएगा कि नंबर रह गए, पूरे नहीं हैं, अब 1 कम हो गया, 2 कम हो गए, 10 कम हो गए, फारग हो गए। तो मैं समझता हूँ कि उनके पास तो कुछ चारा नहीं है, यही कहेंगे। मगर हकीकत ये है, जैसे मैंने कहा था आपको, कि अब जिस तरीके से प्लान चल रहा है आगे, और उसमें पंजाब जो है ये देना है नून लीग को, और नून लीग तैयारी हो गई है। जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम ले रहे हैं। इमरान खान ने ख़ुद कह दिया कि वो हमसे छीनना चाह रहे हैं। तो ये एकदम ये डेवलपमेंट हुई है। तो इसका भी पूरा ताल्लुक जो है वो जनरल इलेक्शंस की तरफ है कि पंजाब जो है वो नून लीग के पास होगा। और या तो परवेज़ लाई साहब बोरी मिश्रा उठा के खुद चले जाएंगे या उनके लोग चले जाएंगे चौधरी शुजात के पास और फिर मसला हल हो जाएगा। तो ये होना ही होना है। अब सवाल आया ये पहले होगा एहतजाज से या बाहर। मेरा ये ख्याल है कि खान साहब कोशिश यही करेंगे कि ये पहले हो जाए एहतजाज, ताकि फेस सेविंग हो जाए। नहीं, फेस सेविंग के अलावा मैं समझता हूँ कि वो दिखाना चाहेंगे कि मेरा कितना सपोर्ट है और मैं कितनी गड़बड़ कर सकता हूँ, और अगर आपने ऐसे किया तो आपके घरों में आ जाएंगे, ये कर देंगे। तो इस पर इस किस्म की भी बात होगी। तो ये अब खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर तो वो एक लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो ये मैं आज पेशेंट को ये आपसे कर रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब मेरे से आप ये पूछेंगे इजाज़त कौन देगा या कौन नहीं देगा, खान साहब को इजाज़त लेने की ज़रूरत क्या है? तो आज आप कल देख ही रहे हैं कि खान साहब जो हैं अदालतों में भी अब उन्होंने घूमना शुरू कर दिया है। जहाँ वो तैयार नहीं थे, माफिया भी मांगनी शुरू कर दिए हैं जहाँ वो तैयार नहीं थे। तो अब एस्टैब्लिशमेंट की बात भी माननी शुरू कर दी है जबकि वो तैयार नहीं थे। तो कल को ये लॉन्ग मार्च अनाउंस करते हैं और एस्टैब्लिशमेंट इनको कहती है नहीं करनी, तो वो नहीं करेंगे। तो ये सारी बात नेगोशिएशन की होती है, अपनी कुव्वत, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की होती है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तो उसके लिए फिर ये दिखावा करना पड़ता है, ताकि अगर अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखावा करेंगे तो नेगोशिएट क्या करेंगे? कमज़ोरी से तो बंदा नेगोशिएट नहीं करता, मजबूती से नेगोशिएशन होती है, ठीक है ना। तो वो अपनी मजबूती खान साहब की क्या है? बयानबाजी तो नहीं है, अवाम है। अब अवाम को निकालना खान साहब का काम है।
अब अगर आवाम जो है वो लिबर्टी मार्केट जैसे लाहौर में 200 या 400 बंदा आ जाता है, उसके साथ तो नहीं कोई आपकी मकबूलियत का एहसास होता या आपकी स्ट्रेंथ का तो नहीं होता। तो ये है कि या तो आप 50,000 बंदा इकट्ठा करें, एहतजाज हो और फिर वो मार्च करें। तो अगर इधर उधर 100 200 बंदे निकल आए और उन्होंने एहतजाज किया और फिर आराम से घर चले गए और पुलिस ने लाठीचार्ज भी ना किया, तो फिर मज़ा क्या आया? वो तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को बड़ा सोचना पड़ेगा कि वो करना क्या चाह रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ कि वो किसी किस्म की लॉन्ग मार्च या उस किस्म की चीज़ नहीं करना चाह रहे, मगर ये अपनी गेम ही नहीं तो बताना चाह रहे। तो ये कार्ड उन्होंने अपने पास रखा हुआ है कि अगर नेगोशिएशन ठीक ना हुई तो फिर शायद ये भी कर दिया जाए, और अगर नेगोशिएशन ठीक चल रही है तो फिर ये धमकी रहेगी। तो इसलिए मुझे कोई फ़िक्र नहीं है कि अब खान साहब की लॉन्ग मार्च या एहतजाज की कोई माने रहेंगे। सिर्फ ये है कि एक धमकी है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो सितंबर तो बड़ा अहम है इस हवाले से, जो भी होगा वो सितंबर में ही होगा। लेकिन खान साहब एक और चीज़ के बारे में मशहूर हैं, वो है यू टर्न। वो काफ़ी मरतबा ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जो निगोशिएट कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने ये पॉइंट तो मद्देनज़र रखा होगा खान साहब का कि खान साहब एहतजाज की कॉल देंगे और सेटलमेंट हो चुकी होगी या जो भी जैसे प्लान का, मुझे लग रहा है कि ये सेकंड फेज़ में जा रहा है, तो उसके लिए भी तो उन्होंने तैयारी की होगी। खान साहब ने एंड टाइम पे आके कह दिया डू एंड डाई की सिचुएशन में कि मैं तो यू टर्न ले रहा हूँ, फिर क्या करेंगे? मेरा नहीं ख्याल इसको यू टर्न कहा जाएगा। अच्छा, खान साहब कहते रहे हैं ना कि यू टर्न तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। वो तो कहते हैं हर एक को यू टर्न लेना चाहिए, वो तो एक स्ट्रेटेजिक किस्म की रिट्रीट होती है जो एडवांस होती है। तो मगर मेरा ख्याल है यहाँ वो यू टर्न की बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये फॉरवर्ड मार्च है। अब फॉरवर्ड मार्च इसलिए है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब मुखमुखा हो जाता है तो फॉरवर्ड मार्च ही होता है ना। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जब आप खड़े होते हैं तो यू टर्न्स होते हैं, मगर जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप खड़े हो जाते हैं या उनको नरम गोशा और आप बड़े तरीके के साथ उनके साथ मज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर फॉरवर्ड मार्च होती है। तो अंग्रेज़ी का मुहावरा है 1 स्टेप बैक 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। ओके। तो या 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक। तो ये इसी किस्म की कोई गेम चल रही है इस वक्त। मेरा ख्याल है खान साहब की पूरी कोशिश है कि आप एस्टैब्लिशमेंट को जो नाराज़ किया है उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए। हालांकि उन्हें न्यूट्रलाइज़ करने का लफ्ज़ पसंद नहीं है, मगर वो अब न्यूट्रलाइज़ करने जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी इंटरव्यूज़ देनी शुरू कर दिए हैं। एक में कहते हैं वो एक पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, अगले दिन कहते हैं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तो कह भी जाते हैं और नहीं भी कहते। एक बात किसी और के लिए होती है, एक बात अपने सपोर्टर्स के लिए होती है, एक बात हमारे लिए होती है ताकि हम डिस्कस करें, एक बात किसी और के लिए होती है। तो अब ये सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ खान साहब ने अपने वो कंट्रोल में ले आए हैं, जिन लोगों ने उनको कंट्रोल में लाना था वो ले आए हैं उनको। लेकिन खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं या जो मानने वाले हैं, आपको पता है कि वो तो खान साहब की हर बात पे लब्बैक कहते हैं। तो खान साहब ने अगर एहतजाज की कॉल को लॉन्ग कन्वर्ट कर दिया या जिनको उन्होंने बुलाया इतनी बड़ी तादाद में, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, अब तो हम लंबे अरसे के लिए आए हैं, सारे लोग हैं अवाम है, कुछ भी कर सकते हैं, तो प्रेशराइज नहीं कर सकते? नहीं, वो लॉन्ग मार्च होनी नहीं है, होनी ही नहीं है, नहीं होनी। लॉन्ग मार्च सिर्फ धमकी है, होगी नहीं। लॉन्ग मार्च तो ये है ना जो कि खान साहब ने की थी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2014-15 में, उसको लॉन्ग मार्च कहते हैं। जो मौलाना फजल रहमान ने की थी जबकि इमरान खान की हुकूमत थी पहले साल, PDM, तो वो लॉन्ग मार्च थी, ठीक है। जो कि ताहिरुल कादरी साहब ने की थी इमरान खान साहब मिल के 2014-15 में, वो लॉन्ग मार्च थी, ठीक है। मोहतरमा ने बेनज़ीर साहिबा ने भी लॉन्ग मार्च करने की कोशिश की थी 92-93 में, उनसे हुई नहीं, पुश हो गई थी एंड सो ऑन। तो इसलिए खान साहब कर तो सकते हैं मगर करेंगे नहीं। नवाज की जो वापसी है लंदन को, वो भी खान साहब रोक नहीं पाएंगे अगर एहतजाज से पहले भी करते हैं तो? बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी तरह, ठीक है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये प्लान का जो फेज़ 1 है और फिर फेज़ 2 में हम दाखिल हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि अगले प्रोग्राम में शायद मैं फेज़ 3 डिस्कस कर रही होंगी सिटी साहब आपसे। अगले हफ्ते तक फेज़ 3 की बात शुरू हो जाएगी। मौसम भी तब्दील हो चुका होगा और सियासी मंजरनामा भी तब्दील हो चुका होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापसी पर मज़ीद गुफ्तगू।
वेलकम बैक। सेठी साहब, एक और बहुत बड़ा मसला है। वैसे तो सियासतदान आवाम के मसाइल पर सियासत करते हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ के नाम पर तकलीफ ही मिलती है, कुछ होता नहीं है। गुज़श्ता हुकूमत में भी हमने बिजली और महंगाई का रोना देखा। मौजूदा हुकूमत भी जो है उससे आवाम जो है यही शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर मैं बिजली के झटकों की बात कर लूँ तो कुछ फिगर्स मुझे पढ़ने पड़ेंगे, और वो ये है कि 1 अक्टूबर से जो बिजली है वो मज़ीद 4.5 रुपये जो है वो महंगी की जा रही है। उसके अलावा जो सेमाई एडजस्टमेंट है उसकी मद में 8.55 पैसे उसमें ऐड ऑन किए जाएंगे। और फिर हमने देखा है कि 1 अक्टूबर तक बिजली जो है वो 12.85 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी हो जाएगी। अब इसमें GST भी है, फ्यूल एडजस्टमेंट आपको पता है कि चेंज होता रहता है। तो अवाम अब ऐसे में पूछ रहे हैं कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, इतना इजाफी बोझ पड़ा है। वो अलग बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान तो कर दिया है कि सैलाब ज़दगान से हम नहीं लेंगे बिल, जो 300 यूनिट तक है उनको रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन रिलीफ देना है तो बाकी जो लोग हैं बिजली के बिल देने वाले, उनको तो तकलीफ पहुँच रही है ना। कोई परमानेंट हल क्यों नहीं निकल रहा है इसका? परमानेंट हल है ही कोई नहीं। परमानेंट हल ये है, सारी दुनिया में बिजली महंगी हो रही है, तेल महंगा हो रहा है। ये यूक्रेन वॉर की वजह से कोई शॉर्टेज हो चुकी है और प्रोडक्शन बढ़ी नहीं है, ना ऑयल की ना गैस की, और कीमतें ऑयल की भी हाई हैं इस वक्त। हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया है, जो सारे इंपोर्ट्स हैं वो और महंगे हो गए हैं। तो हर मुल्क के अंदर अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। मगर अगर कोई दिलासा है या तो यही है कि यूरोप के अंदर, अब लंदन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बिल वहाँ 100 रुपये का आ रहा था तो पिछले महीने से वो 600 रुपये का हो गया है। कितना? 6 गुना ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ बिल। वहाँ भी चीखें निकल रही लोगों की, अफरात-ए-ज़र में इज़ाफ़ा। हाँ, एब्सोल्युटली। यूरोप के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है क्योंकि पहले रूस की गैस मिल जाती थी सस्ती, अब ये जंग की वजह से उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, तो अब इसलिए फिर मसला बन गया उनके लिए। और इसीलिए यूरोप के अंदर क्योंकि जब फ्यूल और एनर्जी की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर रिसेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके जेब के अंदर जितने पैसे हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक चीज़ पहले अगर 10 रुपये की बिकती थी, अब 20 रुपये की बिक रही है, तो इसलिए आपके पास अगर पहले 100 रुपये थे खर्च करने के लिए, तो अब वो 50 रुपये रह जाएंगे। उतनी चीज़ें जितनी पहले 100 में ख़रीदते थे, 50 में ख़रीदते थे, अब 100 में ख़रीदनी पड़ेगी। तो यहाँ भी वही सूरत हाल है, हिंदुस्तान में भी। मैं आपको बताऊँ, अभी मुझे याद है 10-12 साल पहले, मुझे वो दिन भी याद है जहाँ पाकिस्तान का 1 रुपया और इंडिया के 1.5 रुपया होता था। एक पाकिस्तानी रुपया और हिंदुस्तान का 1.5 रुपया। हमारा रुपया मजबूत था, हिंदुस्तान का रुपया कमज़ोर था। जो लोग हिंदुस्तान जाते थे शॉपिंग करने के लिए, शादियों के लिए, ब्याहों के लिए, वहाँ आप जैसे लोग जो कि ये ज्वेलरी और अच्छे साड़ियाँ और ये वो, तो वो बड़े जनाब भर भर के लाते थे। तो पाकिस्तानी रुपया बड़ा तगड़ा था, इंडियन रुपये कमज़ोर। फिर मैंने वो भी दिन देखा कि एक पाकिस्तानी रुपया और एक इंडियन रुपया के बराबर हो गया। इंडिया का रुपया बढ़ गया और पाकिस्तान का रुपया वहीं का वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने देखा कि एक इंडियन रुपया 1.5 पाकिस्तानी रुपया हो गया, पाकिस्तान का रुपया और गिर गया। फिर मैंने वो भी देखा कि एक इंडियन रुपया 2 पाकिस्तानी रुपये हो गए। फिर मैंने देखा कि एक इंडियन रुपया 2.5 पाकिस्तानी रुपये हो गए, और आज एक इंडियन रुपया 3 पाकिस्तानी रुपये हो गए। इस वक्त इंडिया का और US डॉलर का कोई 70-71 रुपये का रेट चल रहा है। हमारा चल रहा है 200 से ऊपर। तो आप सोचिए 3 गुना हमारा और इंडिया का रेट जो है वो फ़र्क हो गया है। तो इसका ये मतलब है इंडिया की मईशत बड़ी मजबूत है और हमारी मईशत बड़ी कमज़ोर है। इंडिया का रुपया तकड़ा है क्योंकि मईशत स्ट्रॉन्ग है, और हमारा रुपया कमज़ोर है क्योंकि हमारी मईशत कमज़ोर है। तो ये तो एक बात है, ये ग्लोबल फिनोमिनन भी है इन्फ्लेशन का। अभी आप टर्की चले जाएं, इस्तांबुल पर बहुत से लोग जा रहे हैं सैर वैर करने के लिए, अमीर लोग। लीरा नीचे आया हुआ है। तो वो जब वो इसीलिए ना कि एक ज़माना था कि टर्किश लीरा जो था बड़ा मजबूत था। अब टर्किश लीरा भी, उसकी भी वैल्यू गिर रही है, और क्योंकि पाकिस्तानी रुपए की भी वैल्यू गिर रही है, क्योंकि दोनों की गिर रही है तो पाकिस्तानियों के लिए ठीक है ये। मगर एक वक्त था कि हमारी गिर रही थी तो उनकी नहीं गिर रही थी, तो बड़ा मुश्किल हो गया था। अब सारे उठ के यहाँ स्वाद जाते थे सैर सपाटे करने के लिए, नहीं तो उन्होंने कहा टर्की चलते हैं, वहाँ की करेंसी भी गिरी हुई है। अगर यहाँ 200-2.25 रुपये का आप डॉलर ख़रीदते हैं तो वहाँ पहले आपको से 10 लीरा मिलते थे, अब आपको 15 लीरा मिलते हैं। मैंने तो 4-5 तक भी देखे हैं। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये दुनिया का फिनोमिनन है। मगर इसके साथ हमारा मसला तो है ना, दुनिया का होगा। दुनिया की आमदन भी ज़्यादा ना हमसे। अब वहाँ एक शख्स है, उसकी आमदन बहुत ज़्यादा है, वो फिर भी अगर बिजली महंगी हो जाती है वो फिर भी सर्वाइव कर सकता है। यहाँ तो आमदन वहीं की वहीं है, आमदन तो बड़ी नहीं है और हर चीज़ महंगी हो रही है। इसका ये मतलब है आपके अंदर जो जेब है, जेब के अंदर जो पैसे हैं
वो पहले अगर 2 बोरी आटा खरीदते थे, अब 1 बोरी आटा खरीद रहे हैं। बच्चे उतने ही हैं, घर में वही खर्चे वैसे ही हैं, तो खाने पीने की चीज़ें चाहिए। तो पहले 3 खाने खाते थे, अब 2 कर रहे हैं, और ये ऐसा ऐसा 1 पे आ जाएगा गरीब लोगों के लिए। तो ये काफ़ी मुश्किल हालात आगे आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ जाते जाते कि ये वजह इसकी एक ही है। वो क्या? वो पिछले 4 साल जो ज़्यादती हुई है मईशत के साथ, पीटीआई की हुकूमत ने तबाही कर दी। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले भी इतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी इकॉनमी की, मगर खान साहब की हुकूमत ने तो तबाही कर दी, और वो अब आपके गले पड़ी हुई है। और ये जो हुकूमत है ये निपटाने की कोशिश कर रही है, और वो हो नहीं रहा उनसे। और ऊपर से फिर फ्लड्स भी आ गए हैं, और ऊपर से IMF और दुनिया के जो ममालिक हैं, वो ख़ुद दुनिया के ममालिक भी ट्रबल में हैं, वहाँ भी यही इसी किस्म के हालात हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आगे और भी मुश्किलात आ रही हैं। और आज बिजली जो है, लोड शेडिंग भी हो रही है और बिजली महंगी भी हो रही है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो इन्होंने स्लैब सिस्टम ख़त्म किया है, खान साहब ने वो काम तो कभी भी नहीं किया था। स्लैब सिस्टम तो ख़त्म नहीं किया था, इन्होंने आके वो स्लैब सिस्टम ख़त्म कर दिया। तो गरीब आदमी के लिए जो रिलीफ था वो भी बंद। अगर वो रह जाते तो उन्होंने भी करना था, मगर जब उन्होंने देखा कि मेरी छुट्टी हो रही है तो उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं करूँगा, क्योंकि अब जो अगले आएंगे वही करें और बदनामी उन्हीं की हो। तो अब इन्होंने जो स्लैब सिस्टम ख़त्म किया है, मेरा ख्याल है लोगों को समझना चाहिए कि हुआ क्या है। पहले ये था कि अगर 100 यूनिट थे तो आपको एक रेट लगता था, फिर अगर 100 से 200 हो जाते थे तो जो अगले 100 थे उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रेट लगता था। पहले 100 पे कम लगता था, दूसरे 100 पे ज़्यादा लगता था। फिर 200 से 300 हो जाते थे, तो फिर 300 का जो रेट था 200 से 300 उसको और भी लगता था। इस तरीके के साथ कुछ आपकी बचाव हो जाता था। मगर अब उन्होंने क्या किया कि एक ही रेट लगा दिया कि जी अब अगर आपने 100 रुपये से कम 100 यूनिट से कम किया तो आपको एक रेट लगेगा। अगर 101 हो गया तो वो दूसरा रेट लगेगा, और वो पहले 100 पे भी लगेगा। अगर 300 पे पहुंच गए हैं तो वो पहले 100 और 200 वही रेट लगेगा, तीनों 100 के ऊपर। तो अब ये है कि आपका जो बिजली का बिल है, जितनी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे उतनी गुना ज़्यादा होता जाएगा। पहले ये नहीं था ऐसे, पहले ये वो था कि जितना आपकी बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका रेट बढ़ेगा। अब ज़्यादा या कम का नहीं, जिस स्लैब में आप आएंगे उसी का रेट लगेगा सब शुरू से लेकर आखिर तक। इससे ये होगा कि जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं अमीर लोग, उनको बहुत हाई रेट लगेगा। पहले ये होता था कि अगर से एक बंदा है वो 500 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसके पहले 100 और 200 और 300 सस्ते ही होते थे, चौथे 100 और 5वें 100 में महंगे लगते थे। अब पूरे 500 के ऊपर उन्हें डज लगेगी, तो अमीरों से तो ठीक ठाक लिया जाएगा, मगर जो दरमियाना तबका है उससे भी ज़्यादा लिया जाएगा। जो गरीब है उनका तो उतना ही रहेगा, मगर जो दरमियाना तबका है और उससे ज़्यादा लिया जाएगा, और जो अमीर तबका उससे भी ज़्यादा लिया जाएगा। तो ये एक तरीका होता है इकनॉमिक्स के अंदर कि ट्रांसफ़र करने का रिसोर्सेज, कि जो लोग ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़्यादा अमीर हैं, उनको और ज़्यादा देना चाहिए, और जो लोग दरमियाना तबका है उनको ज़्यादा देना चाहिए, मगर इतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा अमीर लोग को देना पड़ेगा। तो ये इसके पीछे ये फ़लसफ़ा है। लेकिन तो ये मिडिल क्लास को नुकसान होगा। वो बेचारे गरीब लोग तो 100 यूनिट 200 यूनिट ही है, उनको तो वही रेट लगेगा, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा रेट लगता जाएगा। सेठी साहब, हम जब भी IMF के प्रोग्राम में जाते हैं ज़रा हमें कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं, और फिर हमने देखा कि उसके एवज़ हुकूमत पेट्रोल महंगा कर देती है, सब्सिडी ख़त्म कर देती है, बिजली जैसे कि भी महंगी हो रही है, महंगी होती है, लेकिन कोई मुस्तकिल लाहे अमल नहीं लेके आया जाता। लोग बिजली के बिल ऑलरेडी जला रहे हैं, पाकपतन में तो ताजरों ने बिजली के बिल भी जलाए हैं। तो इससे आपको लगता नहीं सिचुएशन और मज़ीद बिगड़ जाएगी? कोई मुस्तकिल स्टेबल हल तो होना चाहिए इसका। कोई स्टेबल हल नहीं है, वक्त लगेगा, और उसके दौरान बिल्कुल ये मुमकिन है कि डिस्टेबलाइजेशन होगी, आवाम सड़कों पे निकल सकती है। आज मैं सुन रहा था जो रिस्पांस आया है शाहिद खाकान अब्बासी का, कि वो बड़े बेबस लग रहे थे। शाहिद खाक वो बात कर रहे थे इसी चीज़ के ऊपर, आप जैसा सवाल उनको पूछा गया तो उन्होंने बड़ी अपनी बेबसी का इज़हार किया कि हाँ दुनिया में ये हो रहा है, हम क्या करें। जो मैं जवाब दे रहा हूँ कि भाई कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ वो करके ख़राब काम कर गए हैं, अब हम भुगत रहे हैं, करना पड़ेगा वगैरह। मगर हमाद अज़हर साहब की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने तो बड़ी ठीक ठाक आज लगाया है। तो उन्होंने कहा कि श्रीलंका वाले हालात हो सकते हैं, जो कि अब आपका सवाल है, लोग सड़कों पे निकल सकते हैं। और हमने देखा है कि छोटे मोटे एहतजाज
हुए हैं। और जब वो हुए तो एकदम इस्लामाबाद में कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई और ये जी 100 यूनिट 200 यूनिट वाली बात, यू टर्न्स लिए, गवर्नमेंट ने यू टर्न्स लिए। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हालात बिगड़ेंगे, बेहतर नहीं होंगे। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये अब हमें नज़र आ रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। बेचैनी होगी, खान साहब धंधनाएंगे, ये गवर्नमेंट जो है ये संभाल नहीं सकेगी। और अगर ऐसे सूरत हाल हो गई तो इस वक्त जो उनकी हिमायत हो रही है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फिर इस्टेब्लिशमेंट यहाँ सोचना ना शुरू कर दे कि कुछ किया जाए। और खान साहब की यही कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट को उकसाया जाए, अवाम को उकसाया जाए, ताकि इनके ऊपर प्रेशर पड़े और ये घर जाने का फ़ैसला करें। इनका प्रॉब्लम यह है कि अगर इन हालात में वो घर जाते हैं तो बिल्कुल ही उड़ जाएंगे, फिर तो ये गए। इसीलिए उनकी तरफ से ये आ रहा है कि नहीं अभी हम नहीं इलेक्शन करा सकते। मगर ये तो इनको सोचना चाहिए था ना पहले, जब इन्होंने फ़ैसला किया था कि हम बैठेंगे और बैठ के हम चलाएँगे, तो फिर चलाना तो फिर इसी तरीके से चल सकता है ना। या तो ये 5 साल के लिए आते हैं तो चलाते हैं और इनको पता होता कि इनको निकाल कोई नहीं सकता, तो 1 साल मुश्किल, अगले साल थोड़ी कम मुश्किल, तीसरे साल थोड़ा ठीक, चौथे साल पैसा खर्च करना शुरू, 5वें साल जब इलेक्शन होनी है आवाम के लिए बहुत सी सहूलतें दे दो और इलेक्शन जीत जाओ। अब तो ये है कि मैक्सिमम इनको पता कि 1 साल से ज़्यादा हम नहीं काट सकते, वो भी अगर बचाव हो जाता है। तो अगर ऐसी बात है तो ये तो साल तक तो ये मुश्किल हालात रहेंगे। तो फिर ये साल के बाद भी जब इलेक्शन कराते हैं तो ये कहाँ जाएंगे? आवाम तो इतनी जल्दी इनको माफ़ नहीं करेगी। तो ये इनके अंदर ये डिबेट चल रही है कि ऐसी कितने फंस गए हैं। और ये जो आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं कि हमने तो नेशनल इंटरेस्ट पे ये किया है, दरअसल इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे कह दिया था कि आपने रहना है तो ये करना पड़ेगा, नहीं करना तो घर जाएं, हम किसी और से करवा लेंगे ये काम। इनको शौक़ था बैठने का, अब भुगते। लेकिन क्या हम निजकारी की तरफ जा सकते हैं? हमने साउथ कोरिया में एग्जांपल देखी है, उन्होंने मुतादिद इदारे अपने निजकारी की है, उसके बाद वो प्रॉफिट में गए हैं। हम PIA देख लें, हम अपना रेलवे देख लें, बहुत सारे और इदारे हैं जिनको हम निजकारी करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कर रहे हैं ना, ये कोशिश तो कर रहे हैं। सियासत क्यों हो जाती है बार बार? सियासत इसलिए होती है कि सियासत का तो मतलब ही है कि जो अपोजिशन है वो आपको नहीं चलने देगी। आप भी जब अपोजिशन में थे तो आप भी नहीं चलने दे रहे थे, अब खान साहब अपोजिशन में, ये भी नहीं चलने देंगे। सियासत के अंदर कोई कौमी मफाद की बात नहीं होती। सियासत के अंदर अपनी ज़ात और अपनी कबीला और अपनी पार्टी की बात होती है, क्योंकि हर बंदा इक़्तिदार चाहता है। तो इसलिए आपकी बात करिए कौमी मफाद में ये और कौमी मफाद में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कौमी मफाद में आम आदमी जब इतना भुगत रहा है तो फिर जिन अफसरान को मुफ्त बिजली मिल रही है उनसे ख़त्म कर ली जाए, थोड़ी कुर्बानी। हाँ, ये बिल्कुल करना चाहिए। देखिए अब इसके ऊपर तो एक पूरा प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ कि ये हमारा हुक्मरान तबका जो है इस मुल्क के साथ क्या ज़्यादती कर रहा है, कब से ये ज़्यादती कर रहा है, कितनी इन्होंने ज़्यादती की है अवाम के साथ और इस मुल्क के साथ, और आगे का रास्ता क्या है और किस किस्म का इनकलाब की ज़रूरत है। खान साहब के नया पाकिस्तान के इनकलाब की नहीं ज़रूरत हमें। भुट्टो साहब के जो इनकलाब था वो आधा हुआ, आधा फिर वो भी नहीं पूरा हो सका, और हमें तो शायद चेयरमैन माओ ज़ेतुंग जैसा इनकलाब की ज़रूरत है। मैं वो उसको ज़्यादा पसंद करूँगा बनस्बत ख़ोमेनी साहब का जो इनकलाब था। इस वक्त चाइना इज़ गोइंग टू बी द नंबर 1 ग्रेट पावर इन द वर्ल्ड। तो ये अगर माओ ज़ेतुंग का इनकलाब ना होता तो ये चाइना यहाँ ना आता। ईरान में जो इनकलाब आया जिसको वो इस्लामी इनकलाब कहते हैं, बैठ गया है वो। और रूस के अंदर जिस किस्म का इनकलाब आया था वो तो काउंटर इनकलाब चल पड़ा है वहाँ, और रूस कोलैप्स कर चुका था उस इनकलाब की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकलाब और इनकलाब में भी फ़र्क होता है और डिपेंड करता है किस किस्म का इनकलाब आता है, क्या वो मुमकिन भी है या नहीं मुमकिन, क्या रुकावटें हैं। और मगर ये जो रूलिंग क्लास है हमारी फरवा, इसकी बहुत बड़े क्राइम्स हैं। इनकी क्राइम्स अगेंस्ट पाकिस्तानीज़ एक किताबें लिखी जा सकती हैं। और मगर फिर वही बात आएगी, आप सवाल नहीं पूछ सकेंगी और मैं बहुत अच्छा जवाब दूंगा उसका। ठीक है, लेकिन आवाम जो है इस वक्त वो पूछ रही है कि हमारा क्या कसूर है, क्योंकि आमदनी अठनी खर्चा रुपया। एक ब्रेक। वेलकम बैक। सेठी साहब, सेठी से सवाल पे कुछ लोगों ने आपसे सवालात किए हैं, आइए आपको दिखाते हैं।
मेरा नाम मोहम्मद अमाद हसन है। जैसे कि आपको मालूम है कि आलमी दुनिया क्लाइमेट चेंज की जद में आ चुकी है और हम हर साल नए मसाइब का शिकार होते हैं और हमें आलमी दुनिया क्लाइमेट चेंज के ऊपर सिर्फ इमदाद करती हुई नज़र आती है और इसकी मजम्मत करती हुई नज़र आती है और हमारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे को ब्लेम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। तो कब तक हम सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे और आलमी इमदाद के मुंतज़िर रहेंगे या इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नज़र आएगी? सवाल तो बड़ा वैलिड है, लेकिन एक और ही सवाल जो क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक है वो भी शामिल कर लेते हैं। जो इदारे हैं जो इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान ने टेरेथॉन की, बाकी भी नून लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पैसे जमा कर रहे हैं, फलाही इदारे पैसे जमा कर रहे हैं, इमदाद जमा कर रहे हैं, उसको वो चैनलाइज कैसे करेंगे? क्या पाकिस्तान में कोई इदारा बनेगा जो कल को इस तरह की कोई और मेजर कैलामिटी को डील कर सके, या फिर वो हमेशा की तरह वो भी वैसे सारे के सारे लोगों की जेबों में जाएंगे? सवाल दोनों बड़े अहम हैं। एक ने कहा है कि क्या हम इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाल सकते, हम इमदाद के मुंतसिर रहें, और फिर एक सवाल जो खातून ने किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको चैनलाइज कैसे करें जो इमदाद हमारे पास आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान को इमदाद की तो कमी नहीं होती है, इमदाद तो आई जाती है, लेकिन लोगों तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, ये बहुत सारे सवालात खड़े कर जाती है। हाँ, तो बात यह है कि जी ये हमें एहसास है इस बात का कि क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से तबाही आ रही पाकिस्तान में, और हमें इस बात का भी एहसास है कि इसमें ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है जितनी दुनिया की ज़िम्मेदारी है, ख़ुसूसन उन ममालिक की जो सबसे ज़्यादा गैस कार्बन एमिशंस करते हैं और फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स वही लोग ज़्यादा बर्न करते हैं ममालिक जहाँ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है। हमारे यहाँ तो बहुत कम रह गई है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो वो कौन से मुल्क हैं? वो चाइना है नेक्स्ट डोर, इंडिया है, अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं। अच्छा, अब बात ये हमारे यहाँ तो बहुत थोड़ा है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि जी सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हो जाता है, आपकी वजह से हमारी तबाहियाँ हो जाती हैं, बिकॉज हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाते हैं क्लाइमेट वजह से। पानी जो है वो आता है और ले जाता है सब कुछ, और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम डैम्स बनाएं या रेजर्वॉर्स बनाएं पानी को संभालने के लिए, या कैनाल्स बनाएं ताकि पानी जो है वो चैनल हो जाए। और तो एक तरफ से ये, और उससे फिर ये वही सब एक ही फिगर कोट करते हैं कि जी आपका जो कंट्रीब्यूशन है टू क्लाइमेट 0.43%, 0.43, 1% से भी आधा, बिल्कुल, और उधर से नुकसान आपका इतना ज़्यादा। हाँ, तो अब बात ये है कि ये हकीकत तो है, मगर क्या किया जाए? ये बड़ा अनजस्ट मुल्क ग्लोब है। इसमें जहाँ जैसे इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब हैं, इसी तरीके के साथ रियासतें अमीर और गरीब होती हैं और मुल्क जो है वो अमीर और गरीब होते हैं। और जैसे अमीर यहाँ के गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इस्तेसाल करते हैं, इसी तरीके के साथ जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो आपका इस्तेसाल करते हैं। और यहाँ तक कि कुछ अमेरिका जैसे मुल्क जो हैं या बरतानिया जैसे या यूरोप जैसे, वो तो अमीर ही इस वजह से हुए हैं कि उन्होंने 100 साल 150 साल कॉलोनाइजेशन के ज़रिए यहाँ से पैसा निकाल के ले गए और अपने मुल्क बना लिए। तो अब बात यह है कि ये तो एक हकीकत है, अब इसको कैसे तब्दील किया जाए? आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने लिए कुछ ऐसे इक़दाम कर लें कि इतना नुकसान आपका ना हो, और आप अमीर मुल्कों को आप कुछ नहीं, उनको हाथ नहीं लगा सकते। वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अब यहाँ लोग बात करते हैं कि जी डैम्स बनने चाहिए ताकि पानी जो है वो सेव हो जाए, रेजर्वायर्स बनने चाहिए ताकि बारिश का पानी सेव हो जाए, डैम्स बनने चाहिए ताकि रिवर्स जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए उनका पानी हो जाए, बिजली भी बने उसके साथ। बिजली क्लीन पावर देती है, क्लीन एनर्जी है। इसी तरीके के साथ सोलर एनर्जी क्लीन एनर्जी है, इसी तरीके के साथ विंड एनर्जी है, वो क्लीन एनर्जी है। मगर ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, ये जो है जब आप कोयले को जलाते हैं और फिर उसको जला और गैस को भी जला के आप जो जिस चीज़ को जलाते हैं उसकी जो इमिशंस होती हैं वो भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं। तो अब बात ये है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ये सब कुछ हुआ है। अब इसका सलूशन क्या है? देखिए, जो भी यहाँ हुकूमत आती है, एजेंडे में तो ये होता है कि भाषा डैम के लिए इतने पैसे हैं, फलाने डैम के लिए इतने पैसे हैं, फलाने बिजली सोलर एनर्जी हमने लगानी है, विंड मिल्स हमने लगानी है, ये सब बजट में होता है, मगर फिर ख़र्चा होता नहीं है। वो ख़र्चा इसलिए नहीं होता, दो उसकी वजूहत है। पहली वजूहत तो ये है कि कोई हुकूमत पूरी टर्म नहीं कंप्लीट करती,
क्योंकि ये रातों रात तो बटन लगता नहीं है। आज आप बैठ के ये फैसला करें कि आपने लगाना है तो कम से कम 2 साल 3 साल लग जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। मगर अगर गवर्नमेंट ने रहना नहीं है, गवर्नमेंट ये काम करती है नंबर लगाने के लिए, मसले भी हल करने हैं, मगर आवाम के साथ नंबर भी तो लगाने होते हैं ना, इलेक्शन जीतनी होती है। तो वो क्या फ़ायदा हुआ कि जनाब अगर आपने एक प्रोजेक्ट लगा दिया, कंप्लीट ना हुआ और इमरान खान ने आके रिबन काट दिया, कहा मैंने ये प्रोजेक्ट किया, नंबर वो ले गया, खर्चे आपने कर दिए। तो इसलिए सोचते वो हैं कि हम पता नहीं कितनी देर के लिए आएँ, जल्दी से जल्दी कोई पैसे ऐसे खर्च करें जिसके साथ कोई हमें फ़ायदा हो जाए और आवाम को खुश हो जाए, बज़ाहिर दिखाने वाले काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सोचता ही नहीं है। अब लॉन्ग टर्म किसको सोचना चाहिए था? लॉन्ग टर्म फ़ौज को सोचना चाहिए था। 3 दफ़ा इस फौज पाकिस्तान की अफवाज ने 10-10 साल हुक्मरानी की है, ठीक है। पहले जो 10 साल थे अयूब खान के ज़माने में, आपकी पाकिस्तान की अफवाज ने बड़े डेवलपमेंट की इस मुल्क में, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, वो डेवलपमेंट के साथ और भी मसले आए, मगर डेवलपमेंट ज़रूर हुई, डैम्स बने, रिजर्वॉर्स बने, सड़कें बनी, इंडस्ट्री लगी, ये इससे कोई शक ही नहीं है। मगर जब ज़ियाउल हक साहब आए तो कुछ नहीं हुआ, मुशर्रफ साहब आए वो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, ज़ियाउल हक साहब आए इसलिए कुछ नहीं किया, बहुत सारे पैसे बाहर से आ गए, अमेरिका बादशाह ने कहा लो पैसे साढ़ा काम करो, चलो अफ़गानिस्तान पहुँच जाओ। मुशर्रफ साहब के ज़माने में पैसे आ गए, उन्होंने कहा चलो अफ़गानिस्तान चलो बस तो पैसे ले लो, तो इंसेंटिव कोई नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के हमारे प्रॉब्लम्स हैं। फ़ौज की हुकूमतें जब 10-10 साल रही हैं बहुत कुछ कर सकती थी, अफसोस इस बात का कि उन्होंने इतना कुछ नहीं किया। और जो हमारे सिविलियंस आते हैं वो मेरा ख्याल है पिछली 2 हुकूमतें हैं जिन्होंने अपनी पूरी टर्म कंप्लीट की है, जरदारी साहब की हुकूमत और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की। मगर जरदारी साहब के भी एक प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी होगी और नून लीग के प्राइम मिनिस्टर की भी छुट्टी होगी, तो वो कैसे, कोई स्टेबिलिटी तो आई कोई नहीं, ना ही आ सकती थी। सब डर के खौफ के वजह से कि पता छुट्टी ना हो जाए साड़ी, तो किया ही कुछ नहीं हो। तो इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो पहले 4 साल तो उन्होंने ज़ाहिर कर दिए कि आ रहे हैं जा रहे हैं, हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसके बाद जब वक्त आ गया जाने का तो पट्ठा गोल करके चले गए। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता, आई कांट से, बट मैं ये आपको बता दूं बहुत सिवियर क्राइसिस है। एक तरफ ये कहा जाता था कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्टार्व्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, मतलब ये कि हमें पानी की ज़रूरत है, हमारा पानी समुंदर बह जाता है, हमें उसको रोकने की ज़रूरत है, काश्त के लिए पानी सख्त ज़रूरत है हमें पानी की भी। हमारा वाटर टेबल जो है वो बहुत हाई हो गया है, वाटर लॉगिंग शुरू हो गई है, वाटर टेबल गिर गया, वाटर लॉगिंग शुरू हो गई है। तो मतलब है कि वी नीड द वाटर फॉर इरिगेशन। और वो अंग्रेज़ है वो कनाल कॉलोनीज़ बना गया है, हमने कुछ भी नहीं किया। और अब हमारा ये होता है कि मर के हम अपनी कनाल्स जो हैं उनकी डीसिल्टिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम कर लेते हैं, मगर हमारे दरिया और हमारे डैम्स जो हैं उनकी कोई डीसिल्टिंग नहीं हो रही, वो उनका लेवल बढ़ता जा रहा है, वो कम पानी रोकते हैं रखते हैं और वो पानी जो है सैलाब की सूरत में निकलता है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन से उनको या डेट रिलीफ या डेट स्वैप मिल जाएगा तो गलत फहमी है। अगर उनका ख्याल है कि अमेरिका और सारी दुनिया उनको $10 बिलियन दे देगी, क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं ना कि $20 बिलियन का नुकसान हो गया, डॉक्टर हफीज़ पाशा कह रहे हैं $30 बिलियन का नुकसान हो गया, तो ये नुकसान रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलना, आप भागेंगे दौड़ेंगे, दुनिया कहेगी दे रहे हैं, बस कुछ ना कुछ। जैसे आप जा रहे हो मर्सिडीज़ में और ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े होते हैं तो आके खटखटाता है कोई गरीब, तो आप कभी तो देखते भी नहीं हैं और कहते हैं चल चल, और कभी दरवाज़ा शीशा खोल के ₹5 या $10 दे देते हैं। उनके साथ उनकी गुर्बत नहीं कम होती, आपकी गिल्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए मसले ऐसे हल नहीं होते। गुर्बत का ये नहीं जवाब कि जी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए आप जो भीख मांगते हैं उनको ₹5 दे दें या 10 दे दें या 15 दे दें या 20 दे दें। उनको मुलाजमत चाहिए, उनको इज़्ज़त चाहिए, उनको आमदन चाहिए। वो हम यहाँ की पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, बांग्लादेश ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है। आप यहाँ 6-6, 8-8 बच्चे करते जा रहे हैं, मुलाजमतें हैं नहीं हैं, और फिर उनके मुंह में खाना भी देना है, और तो गुर्बत तो बढ़ती जा रही है, हर ख़ानदान की गुर्बत बढ़ती जा रही है। तो आपके यहाँ कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है किसी किस्म की, और दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अब आप याद करें चेयरमैन माओ आ गए यहाँ तो फिर मसले हल हो जाएंगे। ठीक है सेठी साहब, और पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा मसला इस वक्त है वो है पानी। पानी नहीं है तो मसला है, और पानी अब आ गया है तो उसे स्टोर करना बहुत बड़ा मसला है, जिस पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बड़ी अशद ज़रूरत है। पहला फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फरवा वहीद को नजम सिटी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।